नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में चीन का दौरा किया और चीन में बैठकर पाकिस्तान को जमकर बेनकाब किया। पाकिस्तान को आतंक के मुहाने पर जमकर धोया गया। अब इसी बीच अब राजनाथ सिंह ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। कदम यह है कि राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत की है और पाकिस्तान को लेकर एक बेहद खास रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही फोन पर जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमला किया गया, पाकिस्तान के आतंक को मिट्टी में मिलाया गया, पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर किया गया, इस बात को लेकर राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की है और उन्हें पूरी जानकारी दी और बताया कि पाकिस्तान से अगर कोई देश उसका सपोर्ट करता है तो वो कितना उसके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंक को बढ़ावा देकर न सिर्फ भारत के लिए दुश्मन बन रहा है बल्कि कई देशों के लिए खतरा बढ़ाने का काम भी कर रहा है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत में पाकिस्तान के लिए एक तरीके से खाई खोदने का काम कर दिया है। ये बड़ा काम राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। बाकायदा उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी, एक पोस्ट साझी किया और राजनाथ सिंह की तरफ से लिखा गया, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए चल रही एवं नई पहलों की समीक्षा करने के लिए अच्छी चर्चा हुई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अमेरिका द्वारा दिए गए अटूट समर्थन की मैंने सराहना की है। जल्द ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच 7 और 10 मई को हुए सैन्य संघर्ष के बाद राजनाथ सिंह और हेगसेथ के बीच पहली बार फोन पर बातचीत हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया, राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाहगाह बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी भी वहां मौज कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर हो वो उन्हें सहयोग दे रहे हैं, पनपा रहे हैं, पालने का काम कर रहे हैं। और जब आतंकवाद पर घिरते हैं, आतंकवाद बढ़ावे की बात पर घेरे जाते हैं तो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ रोने बैठ जाते हैं। उन आतंकियों का बचाव ऐसे करते हुए नजर आते हैं जैसे वो आतंकी ही पाकिस्तान को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद की वजह से देखिए पाकिस्तान नर्क बनता जा रहा है, लेकिन ना शहबाज शरीफ को फर्क पड़ रहा है, ना असीम मुनीर को फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान की उस आवाम को जो इन आतंकियों की वजह से बेमौत मारी जा रही है और दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है, खाने पीने के लिए भटक रहे हैं लोग। लेकिन ना शहबाज शरीफ को इस बात से फर्क पड़ रहा है, ना असीम मुनीर को। अब इसी बात को लेकर अब राजनाथ सिंह ने अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ बातचीत की है और बातचीत में तमाम वो मुद्दे उठाए हैं जो पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच जो समझौते की बात चल रही है, डील की बात चल रही है, वो उसको लेकर भी बातचीत की गई है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से विरोधी देशों में हलचल पैदा हो गई है। अब बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच संभावित क्या बड़ी डील हो सकती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील हो सकती है और क्या हो सकता है, भारत को अमेरिका से फाइटर जेट इंजन, ड्रोन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी या एआई आधारित युद्ध प्रणाली मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर बताएं, जीई और HAL के बीच F414 इंजन की डील जैसी साझेदारी पर विस्तार हो सकता है। फायदा यह होगा, भारत की आत्मनिर्भर जो डिफेंस नीति है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डील और अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोन, इंटेल भारत में फैक्ट्री लगा सकती हैं। अमेरिका निवेश देगा, भारत जमीन, लेबर और सब्सिडी। फायदा, भारत ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। इसके साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, अमेरिका की कंपनियों से भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी मिल सकती है। मतलब 2008 का भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील अब असलियत बन सकता है। और ट्रेड टैरिफ डील, मिनी ट्रेड डील क्या हो सकता है इससे? दोनों देश आयात निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को कम करने पर सहमत हो सकते हैं। यानी कि स्टील, एल्युमिनियम, फार्मा, आईटी, टेक, स्टार्टअप सेक्टर और इसी के साथ
इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी डील भी हो सकती है। और उसमें क्या होगा? साइबर हमलों के खिलाफ मिलकर काम करने की डील हो सकती है। भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों पर नजर रखने में फायदा होगा। और इसके साथ ही इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डील भी हो सकती है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मतलब क्वाड के तहत साझा नौसैनिक अभ्यास और साझा बेस इस्तेमाल पर डील हो सकती है। और इससे लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट का विस्तार होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन क्या होगा? इसके तहत नासा और इसरो मिलकर मून और मार्स मिशन, सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस साइंस पर काम करेंगे। ये डील भी हो सकती है। और अमेरिका की कंपनियां स्पेस एक्स को भारत के प्लेटफॉर्म का कमर्शियल उपयोग की छूट मिल जाएगी इस डील के तहत, अगर ये होती है। और इसी के साथ क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी डील हो सकती है। क्लाइमेट फंडिंग, सोलर और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में साझेदारी मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट मिलेगा। और कई और क्षेत्रों में डील हो सकती हैं, ये कहा जा रहा है। यही वजह है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी वो जो है ना तो चीन को पसंद आ रही है, ना पाकिस्तान को पसंद आ रही है, ना तुर्की को पसंद आ रही है। मतलब जो विरोधी देश है भारत के, वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और जो महाशक्ति भारत बन रहा है, जितना ताकत भारत हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खलबली बढ़ती जा रही है। चीन इसलिए परेशान है क्योंकि उसके साथ सीमा विवाद भी है और दुश्मन देशों का चीन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, बड़ा भाई बनकर पाकिस्तान का खड़ा रहता है। ऐसे में जब अमेरिका और भारत के बीच जो साझेदारी होगी, आदान प्रदान और जितनी भी डील होंगी, उससे भारत और ताकतवर होगा। और यही वजह है चीन के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर टेंशन बढ़ गई है कि भारत का ताकतवर होना मतलब पाकिस्तान की तबाही शुरू होना है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ अवर एज ओल्ड संस्कृत सेइंग, सर्व जना सुखिनो भवन्तु, which implies peace and prosperity to all. Excellencies, it is in the context of the current uncertain geopolitical scenarios that the role of SCO becomes very important today. SCO member countries contribute around 30% of the global GDP, while about 40% of the world's population resides in them. We therefore have a collective stake to create a safe, secure and stable region that can contribute towards progress and improvement of our people's lives.